साल 1193 ईस्वी। बिहार का आसमान काले धुएं से ढका हुआ था। यह धुआं किसी सामान्य आग का नहीं था। यह धुआं था सभ्यता के उस शिखर का जिसे इंसानों ने सदियों की तपस्या से खड़ा किया था। इतिहास बताता है कि बख्तियार खिलजी की सेना द्वारा लगाई गई वह आग 3 महीने तक जलती रही थी। 3 महीने, सोचिए वहाँ कितना कुछ था जलने के लिए। बख्तियार खिलजी ने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी पर हमला कर दिया है। लगता है लूटपाट मकसद नहीं है। सनातन संस्कृति और ज्ञान के इस भंडार को पूरी तरह नष्ट कर देना लक्ष्य नजर आ रहा है। मगर नालंदा यूनिवर्सिटी आखिर अंदर से कैसी दिखती थी और उस आखिरी दिन यहाँ वास्तव में क्या हुआ था? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो चलिए इतिहास को शुरू से करते हैं। स्वागत है 5वीं शताब्दी के भारत में। स्वागत है जलने से पहले के नालंदा महाविहार में। यह सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, यह ज्ञान का एक पूरा शहर था। इसकी नींव गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में रखी थी। लेकिन आने वाली सदियों में हर्षवर्धन और पाल वंश के राजाओं ने इसे इतना भव्य बना दिया कि इसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती थी। मैं चीनी यात्री हुएनसांग। मैं करीब 7वीं शताब्दी में यहाँ छात्र और शिक्षक के रूप में मैंने इस नालंदा यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दी थी। सैकड़ों विदेशी नागरिक मेरी तरह शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आते थे। भले ही आज चीन आगे है, एक समय था जब भारत सबसे आगे था। जरा इसके मुख्य द्वार की कल्पना करें। यह द्वार सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं था, इसमें विशेष संदेश छुपे हैं। यह दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा का केंद्र था। नालंदा में प्रवेश पाना आज के हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड से भी कई गुना मुश्किल था। यहाँ का द्वार पंडित ही आवेदकों से ऐसे कठिन सवाल पूछता था कि 10 में से 8 छात्र निराश होकर यहीं से लौट जाते थे। जो अंदर कदम रख पाता था वह पहले से ही एक जीनियस होता था। अंदर कदम रखते ही आपको इसकी विशालता का एहसास होता है। यह पूरा परिसर एक ऊंची 4 दीवारी से घिरा था। यहाँ 8 बड़े शिक्षण परिसर और 10 भव्य मंदिर थे। ये इमारतें सिर्फ 1 या 2 मंजिल की नहीं थी। कुछ इमारतें 4 से 5 मंजिल ऊंची थीं, जो उस दौर की इंजीनियरिंग का चमत्कार थी। हर तरफ कलात्मक नक्काशी, मूर्तियों से सजी दीवारें और शांत वातावरण। यह जगह शोर शराबे से दूर सिर्फ चिंतन और मनन के लिए बनाई गई थी। नाम ह्यूचो है। मैं कोरिया देश का बौद्ध भिक्षु हूँ। मेरी कक्षा शुरू होने वाली है। चलिए आपको भी अपने साथ नालंदा की कक्षाएं दिखाता हूँ। यहाँ का माहौल आज के लेक्चर हॉल जैसा नहीं था। यहाँ सन्नाटा नहीं बल्कि ज्ञान की गूंज होती थी। नालंदा को अक्सर बौद्ध मठ कहा जाता है, लेकिन यह एक अधूरा सच है। हाँ, यहाँ महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। यहाँ वेदों का पाठ होता था, वहाँ तर्क शास्त्र पर तीखी बहस चलती थी। एक तरफ छात्र व्याकरण की जटिलताओं को सुलझा रहे थे, तो दूसरी तरफ चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा के प्रयोग हो रहे थे। खगोल विज्ञान, गणित, दर्शन शास्त्र और धातु विज्ञान, ऐसा कोई विषय नहीं था जो नालंदा की दीवारों के भीतर न पढ़ाया जाता हो। यह वह जगह थी जहां आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री ने शायद अपनी कुछ गणनाएं की होंगी। यह वह जगह थी जहां नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री ने धातुओं के रहस्य खोजे थे। यहाँ रटने पर नहीं बल्कि प्रश्न पूछने और बहस करने पर जोर दिया जाता था। हर दिन एक नया विचार जन्म लेता था। ग्रैंड लाइब्रेरी और नालंदा का सब कुछ नष्ट होने वाला है, इसलिए कुछ और मिनट हमारे साथ बने रहें। आखिर आप भारत का महान इतिहास देख रहे हैं। अब जो मेरे पीछे पुस्तकों का भंडार देख रहे हैं, ये नालंदा की लाइब्रेरी है। इस अंक में मैं आपको इसकी भव्यता दिखाया हूँ। वह जगह जिसके जलने का दर्द इतिहास आज भी महसूस करता है। यह है धर्मगूंज, यानी धर्म का बाजार। यह नालंदा का पुस्तकालय था। प्राचीन दुनिया में जब अधिकांश सभ्यताएं लिखना सीख ही रही थीं, नालंदा के पास 3 विशालकाय बहुमंजिला इमारतें सिर्फ किताबों के लिए थीं। इनके नाम थे रत्नासागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक। इनमें से रत्नोदधि 9 मंजिल ऊंची इमारत थी। कल्पना करें, 9 मंजिलें सिर्फ और सिर्फ पांडुलिपियों से भरी हुई। यहाँ लगभग 90 लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां थीं। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई वे अमूल्य धरोहरें जिनमें दुनिया भर का ज्ञान सिमटा हुआ था। ग्रीस, फारस, चीन और भारत का सारा ज्ञान यहाँ सुरक्षित था। ये सिर्फ एक स्टोरेज रूम नहीं था, ये एक जीवित स्थान था। यहाँ दिन रात सैकड़ों लिपिकार पुरानी पांडुलिपियों की नकल तैयार करते थे ताकि ज्ञान को सुरक्षित रखा जा सके और दूर दूर तक फैलाया जा सके। जो ज्ञान यहाँ था वह दुनिया में और कहीं नहीं था। यही वह खजाना था जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती थी, और यही वह खजाना था जो ईर्ष्या का कारण बना। इतने विशाल संस्थान को चलाना आसान काम नहीं था। नालंदा में 10,000 से भी अधिक छात्र और लगभग 2,000 शिक्षक यहाँ रहते थे। छात्र इन मठों या विहारों में रहते थे, जिनके पत्थर के बिस्तरों के अवशेष आज भी खंडहरों में मिलते हैं।
यहाँ शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क थी। रहना, खाना, कपड़े और चिकित्सा सब कुछ मुफ्त। इसका खर्च कैसे चलता था? इतिहास बताता है कि लगभग 200 गांवों का राजस्व नालंदा के नाम कर दिया गया था। इन गांवों के लोग अनाज, दूध और घी बैलगाड़ियों में भरकर यहाँ लाते थे। नालंदा सही मायनों में दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ के गलियारों में आपको सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की के छात्र भी मिल जाते थे। यह एक मेल्टिंग पॉट था जहां विभिन्न संस्कृतियां एक ही उद्देश्य के लिए मिलती थीं, ज्ञान की खोज। 700 सालों तक नालंदा दुनिया को रोशन करता रहा। 1193 का वो साल जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। बख्तियार खिलजी का उद्देश्य सिर्फ लूटपाट नहीं था, उसका उद्देश्य था एक संस्कृति, एक विचारधारा और एक ज्ञान परंपरा को जड़ से मिटा देना, जिसमें वो सफल भी रहा। कहा जाता है कि जब धर्मगूंज पुस्तकालय में आग लगाई गई तो उसमें इतनी किताबें थीं कि वो आग 3 महीने तक नहीं बुझी। उस आग में हमने क्या खोया, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। चिकित्सा के वे फार्मूले, गणित के वे सिद्धांत, खगोल विज्ञान की वे गणनाएं जो शायद दुनिया को सदियों आगे ले जा सकती थीं, सब धुएं में मिल गईं। आज एआई ने हमें वह दिखाया जो हमने खो दिया है। यह दृश्य हमें गर्व से भरते हैं, लेकिन साथ ही एक टीस भी छोड़ जाते हैं। नालंदा सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं था। नालंदा एक विचार था कि ज्ञान पर किसी एक देश या धर्म का अधिकार नहीं है। इमारतें जल सकती हैं, किताबें राख हो सकती हैं, लेकिन नालंदा का वो विचार वो आज भी जीवित है। भारत के ऐसे ही भूले बिसरे इतिहास को जानने के लिए एंशिएंट इंडिया व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें।